एक दिन शांति के एक ड्यूरेशन के बाद ड्रैगन्स ने ह्यूमंस पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिससे एक वॉर स्टार्ट हो गया जो 30 सालों तक चला। ड्रैगनों ने इमेंस पावर के कारण ह्यूमंस के लिए उनकी फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया और ह्यूमंस विनाश के कगार पर पहुंच गई थी। सिचुएशन अपोजिट होने के बावजूद ईथन, जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर था, ड्रैगन्स के खिलाफ फाइट जारी रखी। वो ड्यूक आर्डन फैमिली का सबसे छोटा बेटा था, जिसकी फैमिली तलवारबाजों के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर था। उसे वेस्टर्न आइलैंड में एक ड्रैगन स्लेयर और हाइड्रन एम्पायर के आखिरी हीरो के रूप में जाना जाता था। फिर भी उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी ड्रैगन किंग ड्रेकोसिट के सामने टिक नहीं सकी। अपनी फाइनल मोमेंट में एथन ने अपने फादर के आखिरी वर्ड और अपनी इंजर्ड बहन से किए वादे को याद किया। उसने अपने कर्तव्य को पूरा न कर पाने का पछतावा किया। उसके बाद उसने अचानक एक आवाज सुनी और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे लगा कि ड्रैगन्स के साथ युद्ध में मारा गया था, लेकिन किसी तरह वो अपने छोटे से रूम में लौट आया था। एथन खड़े होने की कोशिश की, लेकिन बॉडी में कोई भी एनर्जी महसूस नहीं हुई। उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई भी मेना नहीं है और वो मौत के बावजूद अभी भी मेना की कमी के कारण थकावट महसूस कर रहा था। उस गोले से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए उसने अपने बॉडी में मेना को एंटर करने दिया, जिससे उसे फिर से हिलने डुलने की क्षमता मिली। उसकी बहन कमरे में आई और उसे खड़ा देखकर हैरान रह गई। उसने उसको हिलने डुलने से मना किया था, लेकिन एथन ने उसे भरोसा दिलाया कि वो काफी हद तक ठीक हो चुका है और वो अपने दम पर चल सकता है। उसकी बहन ने बताया कि डॉक्टर ने कहा था कि उसे जागने के बाद चलने के लिए कम से कम 6 महीने की फिजिकल थेरेपी लेने की जरूरत होगी। ईथन ये जानकर शॉक्ड हो गया था कि वो 10 सालों से सो रहा था। उसकी बहन ने उसे विश्वास दिलाया कि वो परलोक में नहीं है और उसके अदर भाई बहन भी जीवित हैं। उसे याद आता है कि ड्रैगन्स किंग ने उसे मार डाला था और उसकी छाती में एक डीप इंजरी भी थी। फिर उसकी बहन ने उसे बताया कि अब वो 19 साल का हो चुका है। ये वही साल है जब ड्रैगन्स ने हमला किया था और उसके फादर 15 साल पहले ही मर चुके थे और उनकी फैमिली ने ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए भारी कीमत चुकाई थी। ईथन हैरान था और उसे ये अजीब लगा कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था एक्सेप्ट कर ली। उसे लगा कि उसके चारों ओर सब कुछ गलत हो रहा है। उसने सोचा कि क्या उसे पास्ट में वापस भेजा गया है और ये उसके पास्ट से इतना क्यों अलग लग रहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने बर्बाद फैमिली में वापस लौट आया है। उसने पाया कि उसके फैमिली की बलिदान की कीमत बस ये थी कि उन्हें राजद्रोह को छोड़कर और बाकी के जितने भी आरोप थे उन सभी से छुटकारा मिल गया था और सोने और गहने मिले थे, लेकिन वो सब अब सीनेट के मेंबर्स के पास थे जो आर्डन फैमिली के प्रेजेंट वर्क ऑफिस में थे। सीनेट ने आर्डन फैमिली को 10 साल पहले शिकार लॉन्च में भेज दिया था। ड्रैगनों के साथ युद्ध के बाद जब उसके ग्रैंडपा और फादर मारे गए, किंग ने सीनेट को स्थायी रूप से आर्डन फैमिली पर शासन करने का आदेश दिया। किंग सिगमंड को शायद इस बात की चिंता थी कि इतनी कम एज में फैमिली हेड के रूप में ईथन इस छूट और अधिकार का दुरुपयोग करेगा। ईथन को हेड बनाना था, लेकिन सीनेट ने उसके बेहोश अवस्था में होने पर इसका विरोध किया। उसने सोचा कि अगर वो हेड बनता है तो वो उन सभी सीनेट मेंबर्स को निकाल कर बाहर करेगा जिन्होंने उसके भाई बहन और उसे इतना ज्यादा प्रॉब्लम दिया। आने वाले 8 महीने में वो 20 साल का हो जाएगा। 10 साल पहले जब वो लगभग 9 साल का था, उसने अपने फैमिली की खोई हुई विजन टेक्निक को सीखने के लिए कड़ी मेहनत की थी। हालांकि इस स्टेप में मेना की थकावट के कारण वो बेहोश हो गया था और उसके भाई बहन जिनके पास फैमिली की कोई भी पावर नहीं थी, कलेक्टर फैमिली की अत्याचारों को रोकने में असमर्थ थे। उस टाइम पे उसकी बहन सिर्फ 10 साल की थी। उस टाइम पे ईथन ने अपने परिवार की बर्बादी के लिए खुद को दोषी ठहराया, लेकिन उसकी बहन ने उसे याद दिलाया कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब वो हेल्दी है। वो अपनी बहन से मिलकर खुश था, लेकिन उसने उन
उन सभी लोगों से बदला लेने का डिसीजन किया जिन्होंने उन्हें तकलीफ दी थी। उसने तय किया कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके और 8 महीनों में अपनी ताकत वापस हासिल करके खोया हुआ सब कुछ रिस्टोर करने के लिए पास्ट में वापस भेजा गया था। अगले दिन नाश्ते पर उसकी बहन ने ग्रे बालों वाले बूढ़े पर्सन को, जिसे ग्रैंड चैम्बरलेन के रूप में जाना चाहता था, उसे यहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि ये उसका कर्तव्य है कि वो वहाँ पर रहे और वो ड्यूक के नहीं है बल्कि बैरन कार्गा के फैमिली के सदस्य हैं। उसे कड़ी इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि वो रेसिडेंस में रहे। उसने फिर मजाकिया ढंग से माफी मांगी। उसकी बहन के पास इस सिचुएशन को छोड़ने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था और उसने इसे जाने दिया। उसके बाद उसने ईथन को नाश्ता करने के लिए जगाया। जैसे ही ईथन सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसने देखा कि जो सर्वेंट थे वो सभी के सभी उसे अनदेखा कर रहे थे। उसने अपनी बहन से पूछा कि क्या हो रहा है और उसने बताया कि ये सर्वेंट अदर फैमिली द्वारा रखे गए थे। ईथन ने अपनी बहन से कहा कि वो पहले खाना खाए क्योंकि वो सर्वेंट से बात करने जा रहा था और फिर उसके बाद लौटेगा। ग्रैंड चैम्बरलेन ईथन की जागने की खबर भेजने के लिए लेटर लिखने की योजना बना रहा था, लेकिन ईथन वहाँ पर आ गया और उसने उसके चेहरे पर एक जोरदार घूसा मारा। चैम्बरलेन हैरान था कि उसे मारने वाला पर्सन आर्कड्यूक ईथन था। डर के मारे उसने कहा कि भले ही वो आर्कड्यूक हो लेकिन इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। उसने वार्डन कार्गेस का नाम लिया और कहा कि वो ये बात सहन नहीं करेगा। ये सुनकर ईथन ने ग्रैंड चैम्बरलेन को थप्पड़ मारा और कहा कि एक मामूली सा बैरन फैमिली तुझे बचा नहीं पाएगा। चैम्बरलेन ने पूछा कि ईथन ऐसा क्यों कर रहा है। उसने बस इतना कहा कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता। चैम्बरलेन ने ग्रैंड डचेस का नाम लिया और सर्वेंट से उसने तुरंत मदद देने के लिए कहा। ईथन ने उसे छोड़ दिया और वार्निंग दी कि वो बेहतर बिहेवियर करेगा। चैम्बरलेन ने सिर झुकाकर कहा कि वो ऐसा ही करेगा, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि ईथन पागल हो गया है। उसने तय किया कि वो इस बारे में बैरोन कार्गस को बताएगा। चैम्बरलेन से निपटने के बाद ईथन अपने कमरे में लौट आया और अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करने लगा। उसे एहसास हुआ कि मेना की थकावट के कारण उसका मेना पूरे शरीर में फैल गया है। हालांकि ये एक नॉर्मल वॉरियर के लिए बहुत ज्यादा जानलेवा होता, लेकिन उसके लिए नहीं, जिसे आइलैंड का सबसे ज्यादा ग्रेट वॉरियर माना जाता था। उसने महसूस किया कि उसका शरीर 10 साल तक बेड पर रहने के बावजूद अच्छे सिचुएशन में था, लेकिन जो मेना वाली मेरेडियन थी वो सभी के सभी ब्लॉक हो चुकी थी। ईथन ने मेना हॉल को रीस्टोर करना शुरू किया। ये स्टेप मेना कंपन को मेना हॉल में भेजने, मेना की फ्रीक्वेंसी का पता लगाने और उसे खींचने की थी। इसी स्टेप में मेना हॉल को पूरी तरह से भरने की जरूरत थी। हॉल को इकट्ठा करने के बाद वो अपनी सहन शक्ति पर काम करने के लिए बाहर गया। जब वो कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा था, एक लड़के ने आकर कहा कि यंग मास्टर माइरस एक बार में हंगामा कर रहे हैं और ग्रैंड ड्यूक को उन्हें रोकने के लिए बुलाना चाहिए। ईथन ये सुनकर हैरान हुआ कि उसका छोटा भाई, जो एक सख्त लौंडा था और ट्रेनिंग्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता था, बार में इस तरह का बिहेवियर कर रहा था। उसने हांस को चलने के लिए कहा। बार पहुंचकर उन्होंने देखा कि माइरस शराब पीकर हंगामा कर रहा था। ईथन ने अपने भाई को इस हालत में देखकर विश्वास नहीं किया। उसने बार में माहौल और उड़ती हुई कुर्सियां देखी और गुस्से में एक टेबल को तोड़ दिया। माइरस को बेहोश करने के बाद हंस ने इशारा किया कि कोने में बैठे 2 लोग इस हंगामे के जिम्मेदार थे। लाल बालों वाले पर्सन ने ईथन को देखकर आश्चर्य से कहा कि वो वही आर्कड्यूक है। मेना थकावट के कारण उसे बेहोश हो जाना चाहिए था। ईथन ने उनसे पूछा कि किसने उन्हें जाने की अनुमति दी। जब उनमें से एक ने ईथन को रोकने की कोशिश की तो ईथन ने उसे दीवार पर पटक दिया और लाल बालों वाला पर्सन और उसके जितने भी साथी थे उन सभी को बहुत बेरहमी से मारा। हांस ईथन की इस क्रूरता को देखकर डर से पसीने पसीने हो गया। ईथन ने उसे ऑर्डर दिया कि वो बार की सफाई करे और खुद माइरस को लेकर लौट गया। लौटने के बाद माइरस ने अपने सपने में उस पल को याद किया जब उनके फादर की डेथ हुई थी और उनकी मॉम ने भी उनका साथ छोड़ दिया।
किया था। मायरस जो बहुत छोटा था अपने पेरेंट्स को याद नहीं कर सका, इसीलिए उसने अपने बड़े भाई को सहारे और पिता तुला पर्सन के रूप में देखा। एक रात मायरस अचानक जाग उठा और अपने भाई का नाम पुकारने लगा, जैसे कि वो बहुत बुरा सपना देख रहा हो। उसे पिछले रात का सब कुछ याद आया, जैसे उसने अपने भाई को देखा हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, अपने आप को असहाय महसूस करने के लिए पछतावे से भरकर। लेकिन अचानक ईथन कमरे में आया और पूछा, तुम जाग गए हो? मायरस अपने भाई को देखकर चौंक गया और तुरंत उन्हें गले लगा लिया। ईथन ने मायरस से पूछा कि टेरेन कहाँ है, क्योंकि उसकी बहन इस बारे में बताने से इनकार कर रही थी। मायरस पहले तो कंफ्यूज में था कि उन्हें ये बात बतानी चाहिए या फिर नहीं, लेकिन आखिरकार उसने बात बता दिया। मायरस ने कहा कि टोरेन ने किसी अदर फैमिली में जाकर नई टेक्निक को सीखने की बात की थी। ईथन ने मायरस से पूछा कि उसका मतलब क्या है, लेकिन मायरस को भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उनकी बातचीत के बीच हांस ने उन्हें आकर डिस्टर्ब कर दिया। उसने ईथन को वो पैसे सौंपे जो उसने बार की सफाई के दौरान इकट्ठा किया था। ईथन ने उसको पर्याप्त पैसे दिए और बाकी का रख लिया। हांस ईथन की इस काइंडनेस से बहुत ज्यादा आभारी हुआ था। ईथन ने सोचा कि टेरेन आखिर किस सिचुएशन में हो सकता है। वो इस बात से राहत महसूस करता है कि उसका भाई अभी भी जीवित है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उसका भाई किस फैमिली में गया था। उन्होंने कहा कि ड्यूक फैमिली को रिबोर्न करने के लिए सबसे पहले उन्हें अपनी ताकत फिर से प्राप्त करनी होगी। फिर उसने मायरस को बुलाया और कहा कि वो अपनी कलाई दिखाए ताकि वो देख सके कि शराब ने उसके शरीर को आखिर कितना नुकसान पहुंचाया है। इसके दौरान ईथन ने महसूस किया कि नॉर्मल मैना में काफी बैड एनर्जी है। ने सोचा कि अगर मायरस ने फैमिली की ब्रीथिंग टेक्निक सीख ली तो उसकी मैना एनर्जी जलती हुई आग जैसी हो जाएगी। ईथन ने मायरस को कहा कि उसका शरीर खराब नहीं है और अगर वो अभी से ट्रेनिंग शुरू करे तो उसके लिए अभी एक वॉरियर बनना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि उसे ऑफेंड और डिफेंड में से एक को चुनना होगा। मायरस को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके पास अब भी वॉरियर बनने का एक मौका है। ईथन ने उसे आश्वासन दिया कि उनके फैमिली के सीक्रेट को जानते हैं और अगर मायरस चाहे तो वो उसकी मदद कर सकता है। मायरस ने एक्साइटेड अनाउंस किया कि अगर उन्हें चुनना पड़ा तो वो डिफेंस चुनेगा ताकि वो अपने भाई और फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। ईथन ने उससे पूछा कि क्या वो तैयार है, क्योंकि डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। मायरस ने स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ अपने भाई को अश्योर किया। फिर ईथन ने हांस को रेत की बोरियां और लकड़ी की तलवारें लाने का ऑर्डर दिया। ईथन ने सोचा कि उनके परिवार का खोया हुआ सीक्रेट उन्हीं के अंदर है और भले ही 15 साल की एज में स्टार्टिंग करना देर हो चुकी है, लेकिन पॉसिबिलिटी अभी भी है। वो मायरस को सही तरीके से ट्रेनिंग करने के लिए कमिटेड थे। इसी बीच बेरोन कारगस के घर में पेट्रियार्च बारन हेलमुट ग्रैंड चेम्बरलिन द्वारा भेजा गया लेटर पढ़ रहे थे। लेटर पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि आर्कड्यूक ईथन 10 साल बाद जाग चुका है। उसने अपने बटलर को बुलाकर ये मैसेज एक अदर हेल्पिंग फैमिली काउंट फर्स्ट को भेजने का ऑर्डर दिया। बेरोन हेलमुट ने सोचा कि आर्कड्यूक ईथन टैलेंटेड और अच्छे हेल्थ में है और उसकी आंखें उसके फादर जैसी है। उसने तय किया कि सहायक परिवारों को ये बताना होगा कि उनकी कंट्री की सोल फिर से जीवित हो गई है। दूसरी तरफ ईथन और मायरस लगातार ट्रेनिंग कर रहे थे कि एंड में मायरस जमीन पर गिर पड़ा। ईथन ने उसे उठने का ऑर्डर दिया और कहा कि उसके एनिमीज उसे खड़े होने का इंतजार नहीं करेगा। उसने मायरस से पूछा कि क्या उसका डिसीजन कमजोर हो रहा है। मायरस ने स्ट्रांगली कहा, बिल्कुल भी नहीं। फिर मायरस दोबारा उठा और एक नई एनर्जी और फाइट करने की डेडिकेशन के साथ दोनों ने सुबह से दोपहर तक बिना रुके स्वॉर्डमैनशिप का ट्रेनिंग किया। हांस ने दूरी से उन्हें देखा और सोचा कि ईथन बहुत ज्यादा डरावना है जो बिना रुके ट्रेनिंग ले रहा था और अपने छोटे भाई को इतनी रूडली तरीके से ट्रेनिंग दे रहा था। उसने तय किया कि से वो ईथन और उसके परिवार के मामलों में टांग नहीं अड़ाएगा। ग्रैंड डचेस ने अपने भाइयों को देखकर सोचा कि ईथन की वापसी के बाद से चीजें बदल गई हैं। सर्वेंट ने फिर से काम करना शुरू कर दिया था और ग्रैंड चेम्बरलिन का रवैया बदल गया था। उसने हांस से पूछा कि ईथन के साथ उसकी ऐसी कौन सी बातचीत हुई थी जिसने सबको इतनी मेहनत
मेहनत करने पर मजबूर कर दिया था। ये सुनते ही उसे याद आया जब ईथन ने उसे ब्रूटली पीटा था। उसने सोचा कि अगर ये बातचीत थी तो उसे आर्कड्यूक से कोई भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। हांस ने जल्दी से सब्जेक्ट को बदल दिया, उससे माफी मांगी और एक कुकीज देने का प्रस्ताव रखा। उसने सुझाव दिया कि क्योंकि जो मौसम है वो अच्छा है तो सभी के साथ चाय पीकर टाइम बिताना बेहतर होगा। ग्रैंड डचेस सोच रही थी कि आखिर उसने सब्जेक्ट को क्यों बदला। हांस ने बैरोन कार्गस के साथ सीक्रेटली बात किया और एक रिपोर्ट बनाई। उसने उनको इन्फॉर्म किया कि ईथन जाग चुका है और उसे मेना पावर का भी यूज करना आ चुका है। बैरोन ने हांस को बताया कि एक एल्डर मीटिंग होगी और उन्हें पूरा भरोसा था कि सब कुछ उनके पक्ष में ही होगा। बैरोन ने हांस को सीक्रेटली मनी बेचने का वादा किया और उसे आर्कड्यूक पर नजर रखने का ऑर्डर दिया। हांस ने सोचा कि ये लाइफ में सिर्फ एक बार मिलने वाला मौका है और उसने डिसीजन लिया कि वो बस सिचुएशन को एनालाइज करेगा और विनर का साथ देगा। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया और हांस को बताया कि दोनों ड्यूक का ट्रेनिंग खत्म हो गया है। हांस ने सर्वेंट को ठंडा पानी और गीला तौलिया लाने का ऑर्डर दिया और तुरंत चाय का टाइम तैयार करने के लिए कहा। इसी बीच माइरस ने अपने भाई के हमलों को रोक लिया जो ईथन को सरप्राइज कर दिया। ईथन ने सोचा कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट किया, फिर भी वो उसके हमलों को रोकने में कैपेबल हो गया। ईथन ने माइरस पर दोबारा अटैक करने की कोशिश की लेकिन उसने इसे फिर से रोक लिया। माइरस खुशी से झूम उठा जब वो अपने बड़े भाई के अटैक को रोकने में सक्षम हुआ। ईथन ने सोचा कि उसके भाई में स्वाभाविक फिजिकल क्षमता, सहन शक्ति और स्ट्रॉन्ग और तेजी से एडेप्शन करने की क्षमता है और उसने ये डिसीजन निकाला कि वो जल्दी ही एक ऑफिशियल नाइट का सामना करने में सक्षम हो सकता है। ट्रेनिंग के बाद हांस ने पसीना पोंछने के लिए तौलिया दिए और बताया कि उसने उनके लिए ताजगी देने वाला डिश तैयार किया है। आराम करते टाइम हांस ने मेंशन किया कि बैरोन ने उससे कांटेक्ट किया था और ईथन की एक्टिविटी पर नजर रखने और रिपोर्ट करने के लिए कहा था। उसने बैरोन को मूर्ख बनाकर कुछ पैसे लिए। ईथन ने इसे एक कोइंसिडेंटली देखा क्योंकि वैसे भी उसे पैसे की जरूरत थी। हांस ने बताया कि अगर ईथन को कुछ भी चाहिए तो वो बर्तन के पैसों का यूज कर सकता है। ईथन ने उसकी मंशा को साफ देखा लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि वो हांस का यूज करेगा। ईथन ने हांस को ट्रेनिंग आइटम्स को खरीदने के लिए सिटी में जाने का ऑर्डर दिया और कहा कि बचा हुआ पैसा उसका है। ये सुनने के बाद हांस तुरंत आइटम्स को खरीदने के लिए सिटी में चला गया। ईथन ने अपने भाई से पूछा कि क्या वो अपने फैमिली के विजन टेक्निक को कुछ जानता है। माइरस ने जवाब दिया कि उसे कुछ भी नहीं पता और ईथन हैरान था कि उसका बड़ा भाई इसके बारे में जानता है। ईथन ने बताया कि माइरस को उनके परिवार की ग्लोरी को फिर से स्टेब्लिश करना होगा और इसकी शुरुआत आर्डन फैमिली की सबसे छोटे बेटे को एक कैपेबल नाइट बनाने से होगी। उन्होंने कहा कि आर्डन की विजन अदर फैमिली से अलग है और माइरस को भी एक महान संकल्प की जरूरत होगी। इसके बाद उन्होंने माइरस से पूछा कि क्या वो जितना भी इकट्ठा किया हुआ मेना को रिलीज करने के लिए तैयार है। माइरस ने आंसर दिया कि वो तैयार है, स्पेशली अपने भाई और अपने परिवार के लिए भी। हम एक जगह देखते हैं कि एक पर्सन दरवाजा खटखटाते हुए सर वायलेंट को बुला रहा था। उसने सूचना दी कि सबसे छोटे लॉर्ड ने वर्क प्लेस पे घुसपैठ की है और वहाँ पर हंगामा कर रखा है। सर वाइलडन उठे और रेड स्कॉर्पियन के वर्क में इस गड़बड़ी के बारे में पूछताछ की। 2 दिन पहले शाम के टाइम ईथन ने अपने भाई को एक न्यू ब्रीथिंग टेक्निक सिखाई थी। उन्होंने बताया कि पारिवारिक सीक्रेट ब्लैक फ्लेम पर डिपेंड है और इसके बुनियादी तत्व ब्लैक फ्लेम ब्रीथिंग टेक्निक में वेस्टेड है। ईथन ने आगे बताया कि आर्डन वंश के रूप में माइरस को ब्लैक फ्लेम हासिल करना होगा। ये सुनकर माइरस ने सोचा कि अगर वो ट्रेनिंग के 4 स्टेप में रिसोनेंस, डिफ्यूजन, मोमेंट और लाइट से गुजरेगा तो उसके मेना का सर्कुलेशन पूरी तरह से बदलकर ब्लैक फ्लेम बन जाएगा। न्यू ब्रीथिंग टेक्निक सीखने के लिए माइरस ने अपनी मेना को खाली किया, इसे ज्वाला से भरा और इसी स्टेप को वापस से रिपीट किया। अपने भाई के मार्गदर्शन में उसने सफलतापूर्वक
आर्डन की मेना को टेक कर लिया। ईथन ने अपने भाई को बताया कि ये स्टार्टिंग में टिपिकल होगा, जब वोल्केनो की मेना उसके शरीर में पूरी तरह से बस जाएगी तो उसे क्लियर डिफरेंस महसूस होगा। उसने मायरस को ऑर्डर दिया कि वो 2 महीने के अंदर रिसोनेंस को पूरा करने की तैयार करे और बताया कि अगले दिन उन्हें कहीं जाना होगा। करंट टाइम में ईथन, मायरस और हांस एक बिल्डिंग के सामने खड़े थे। हांस ने ईथन को बताया कि ये वो प्लेस है जहाँ रेड स्कॉर्पियन ग्रुप रहता है, जिसने सबसे छोटे लोड के मामलों में इंटरफेयर करने की कोशिश की थी। हांस ने आगे बताया कि अफवाह थी कि वहाँ के सबसे बड़ा व्यक्ति मेना का यूज करता है, लेकिन ईथन चिंतित नहीं था और उसने मायरस को जाने का ऑर्डर दिया। मायरस ने खुद को तैयार किया और दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। उसने अनाउंस किया कि ड्यूक फैमिली का अपमान करने के अपराध के लिए उन्हें पनिशमेंट भुगतना होगा और अंदर एक पर्सन को लकड़ी की तलवार से मार दिया। बाकी के सभी लोग रिएक्ट करते हुए उसे चारों ओर से घेर लिए। ईथन और हांस कोने में खड़े होकर उसे देख रहे थे। हांस चिंतित था जब ईथन के चेहरे पर मुस्कान थी। ईथन ने सोचा कि मायरस ने पिछले कुछ दिनों के ट्रेनिंग से बहुत ताकत हासिल की है, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी है। इसी कारण से उसने उसे वहां पर लाया। भले ही ये खतरनाक था, मायरस जब पूरी तरह से अनसेफ था तो एक व्यक्ति ने उस पर अटैक किया और उसे मारने में सफल रहा। हालांकि मायरस जानबूझकर वो अटैक को झेला, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो उसे अवॉइड करता तो वो अपनी लापरवाही सिचुएशन को छोड़ देता और कमजोर पड़ जाता। ईथन ने मायरस के इस डिसीजन को अप्रिशिएट की और हांस से पूछा, वो अच्छा कर रहा है, क्या सोचते हो हांस? हांस ने सोचा कि ये बहुत ज्यादा डरावना है, उसका भाई अभी तलवार से मारा जाता। सर वाइलैंड ने चिल्लाकर कहा, सभी रुक जाओ, और मायरस से पूछा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन उसने अपनी बातचीत रोक दी जब उसने ईथन को उसे देखते हुए पाया। उसे याद आया कि उसका भाई कौन है और समझ गया कि वो आर्क ड्यूक है। उसने ईथन से पूछा कि क्या वही उसके भाई का हाथ तोड़ने के लिए जिम्मेदार है? ईथन ने जवाब दिया, तुम अच्छी तरह जानते हो, इसमें कुछ कहना है? सर वाइलडन ने सोचा कि ईथन घमंडी है और वो उसे वहीं पर मार देना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया क्योंकि उसे पहले बैरोन से बात करनी थी। उसने ईथन से कहा कि वो भाइयों के मैटर को खत्म कर दे और ये भी कहा कि भले ही उन्हें अधिक नुकसान हुआ हो, वो ड्यूक फैमिली की प्रतिष्ठा का सम्मान करते हुए इसे जाने देंगे। ईथन ने मुस्कुराते हुए सोचा कि ये वही लोग थे जिन्होंने उसके भाई को बर्बाद किया था और अब वो इसे एक एहसान की तरह पेश कर रहे हैं। उसने मायरस से कहा, ये लोग कचरा है और इनको सुधारने का कोई भी उपाय नहीं है, इन्हें सब कुछ सिखाने के लिए इन्हें अपंग बनाना होगा। सर वाइलडन ने ईथन को चेतावनी दी कि अगर वो वही नहीं रुका तो उसे इंटरफेयर करना होगा। इस पर ईथन ने सिर्फ उसे वार्निंग दी। इसके बाद ईथन ने अपने हाथों में रेड मेना का यूज किया, जिसे देखकर वाइलडन सतर्क हो गया। वाइलडन ने अपनी टेक्निक का शो किया, जिसे देखकर ईथन ने सोचा कि ये उसे कुछ सिमिलर लगती है। वाइलडन ने ईथन पर अटैक किया, लेकिन ईथन ने आसानी से उसे चकमा दे दिया और उसे मूर्ख कहते हुए मुक्कों की बौछार कर दी। हारने के बाद ईथन ने उससे पूछा कि उसने मेना टेक्निक कहाँ से सीखी। वाइलडन ने जवाब देने से इनकार कर दिया। ईथन ने उसे धमकाया कि अगर वो नहीं बताएगा तो उसे जबरदस्ती बताना पड़ेगा। वाइलडन ने फाइनली बताया कि बैरोन कारगस ने उसे ये टेक्निक सिखाई थी। ये सुनकर ईथन ने सोचा, कारगस उसने मेमोरी स्पीयर का यूज करके ये सीखा कि बैरोन कारगस ने वाइलडन को सबसे छोटे लोड को अपंग करने का ऑर्डर दिया था और ड्यूक की ब्रीथिंग टेक्निक भी चोरी कर उसे दे दी थी। ईथन ने हांस को बुलाकर रिपोर्ट तैयार करने का ऑर्डर दिया। हांस ने इन्फॉर्म किया कि सबसे छोटे ड्यूक ने सबका ध्यान रख लिया है और सभी इलीगली रूप से लिए गए पैसे वापस लिए गए हैं। लीडर का भी काम तमाम हो गया है। हांस ने पूछा कि क्या ईथन को लीडर की जरूरत है? ईथन ने जवाब दिया कि उसे लीडर की जरूरत नहीं है, मेमोरी स्पीयर में पहले से ही सफिशिएंट सबूत मौजूद है। ईथन ने सोचा कि फैमिली ब्रांच ने मैन फैमिली की विजन को चुराया है और फैमिली की सीधे लाइन को भी खत्म करने की कोशिश की है। इसके अलावा उनके पास नशीले आइटम्स, जुआ, हत्या और इलीगल बिजनेस जैसे सफिशिएंट सबूत है। हालांकि उसने सोचा
कि अभी इसका टाइम नहीं है। ईथन ने हांस को मेमोरी स्पेयर को सेफ जगह पर रखने का ऑर्डर दिया और कहा कि उसके साथ आए, अदर्स के आइटम्स उसके लिए है। उसने वार्निंग दिया कि अगर हांस को जीवित रहना है तो मेमोरी स्पेयर की सभी आइटम्स को भूलना होगा। हांस ने दिखावा किया कि वो सब कुछ भूल चुका है। बैरोन के घर में बैरोन ईथन पर गुस्से में था क्योंकि उसने उसकी फंडिंग लाइन को तोड़ दी थी और वो ईथन को असिसिनेट करने का सोच रहा था। हालांकि वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि अगर ईथन उसकी जमीन पर मरता तो वो जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। उसने तय किया कि सभी मामलों को दबाना ठीक है और 2 महीने बाद होने वाली एल्डर मीटिंग का इंतजार करना बेहतर होगा। तभी बटलर आया और बैरोन को बताया कि हांस ने उन्हें एक मैसेज भेजा है। बैरोन ने लेटर उठाया और पढ़ा जिस पर बटलर ने कहा कि जो कीमत उसने मांगी थी वो सही गलती है और पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। बैरोन ने लेटर को फाड़ दिया और चिल्लाया, वो पागल पास्टर सोने की सिक्के मांग रहा है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो हांस को वो कीमत दे दे जो उसने मांगी थी और बटलर से कहा कि वो ठीक से जांचे कि हांस उसे धोखा तो नहीं दे रहा है। 3 दिन बाद एक धूप वाले दिन कुछ बहुत वर्कर को आर्डन के हंटिंग महल में मरम्मत करते हुए देखा गया। अपने बाहों में मेना होल को भरने में सक्षम हो गया था। ईथन ने कहा कि कंस्ट्रक्शन लगभग खत्म हो चुका है और हांस ने जवाब दिया कि रेड स्कॉर्पियन के पास जितना भी पैसा था उससे कहीं अधिक उन्होंने पाया था, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा खर्च किया। ईथन ने हांस से कहा कि कंफर्म करे कि वो अपने लिए पर्याप्त रखे। ईथन डाइनिंग रूम में घुसा, अपनी सिस्टर को एक ब्यूटीफुल ड्रेस में देखा और उसकी अप्रिशिएट की। ईथन ने सोचा कि हांस सच में अच्छा था और अब ये सही ड्यू फैमिली जैसा लग रहा था। ईथन ने कहा कि अब से वो कंफर्म करेगा कि उसकी बहन सिर्फ अच्छा पहने और खाए। खाने के दौरान ईथन ने अपने छोटे भाई से पूछा कि उसकी इंजरी कैसी है तो मायरस ने कहा कि वो ठीक है और उसके सारे छोटे घाव अगले हफ्ते तक ठीक हो जाएगा। ईथन को ये सुनकर खुशी हुई। फिर उसने अपने भाई बहनों से पूछा कि क्या वो परिवार की परंपरा समारोह के बारे में जानते थे जो महल में होता था। तो उनमें से एक ने पूछा कि क्या ऐसा कुछ है। ईथन ने हांस से कहा कि वो पुस्कस माउंटेन में हंटिंग करने जाएंगे और हांस ने जवाब दिया कि वो तुरंत सर्वेंट लाकर सब कुछ तैयार करेगा। हालांकि ईथन ने कहा कि सर्वेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके भाई बहन और हांस ही बाहर जाएंगे। एक हफ्ते बाद पुकास माउंटेन पर वो चारों पहाड़ तक पहुँचे। हांस सोच रहा था कि ये एक खतरनाक वीक था जिन्होंने राक्षसों ने पहले ही दिन से उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। उसे सच में लगा कि वो बिना आर्कड्यूक के मर जाएगा। वो सोच रहा था कि आर्कड्यूक क्यों जानबूझकर मोस्ट्रो से कांटेक्ट करता है ताकि वो सबसे छोटे लोड को ट्रेनिंग दे सके। कुछ देर चलने के बाद वो अपने डेस्टिनेशन फायर टेम्पल तक पहुंचते हैं जो एक ऐसा प्लेस था जिसे सदियों से जाना जाता था। आर्डन के एक एंसिस्टर ने इसे ढूंढा था और इसके बाद ये नियमित रूप से अंतिम संस्कारों और फायर सोल के ब्लेसिंग के लिए आया जाता था। पारिवारिक रूप से आर्डन फैमिली के 10 साल से बड़े बच्चों को फायर सोल से मिलवाया जाता था। फायर सोल के ब्लेसिंग उनके शरीर में फायर एनर्जी डालता है ताकि वो फायर का प्रैक्टिस कर सके। इसीलिए फायर समारोह एक पारंपरिक परंपरा थी जो फैमिली के हर सदस्य को करना अनिवार्य था, तभी वो फायर का यूज कर सकते थे। हांस ने ईथन से पूछा कि क्या उसके लिए वहाँ पर होना ठीक था क्योंकि ये प्लेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रही थी। तो ईथन ने कहा कि ये ठीक है। जब वो समारोह के लिए वेदी तक पहुँचे तो ईथन ने मायरस को इन्फॉर्म किया कि श्रद्धांजलि अर्पित करना होगा और फायर स्पार्क के उड़ने के बाद डांस करना होगा। इसके बाद बहुत सी सोल इकट्ठा होगी और उनका ब्लेसिंग देगी। पिछले 15 सालों से अलग था लेकिन इससे पहले सब कुछ ईथन के प्रीवियस लाइफ जैसा ही था। आर्डन फैमिली ने फायर सोल के साथ डील किए हुए एक सेंचुरी से भी ज्यादा टाइम हो चुका था, लेकिन अगर इस इतिहास में वो डील
दिल टूट चुका था तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उन्हें ब्लेसिंग को छोड़ना पड़ सकता है। ईथन ने रिचुअल का जाप करना शुरू किया और फायर का मार्ग खोला, जिससे बहुत सी सोल बाहर आ गई। मायरस की सोल का मिड रैंक का कांटेक्ट था, जबकि उसकी बहन की एक सेलामेंडर सोल थी जो एक लोअर रैंक की थी। ईथन ने सोचा कि उसने अपने प्रीवियस लाइफ में वो एक ऐसा व्यक्ति था जो फायर पर शासन करता था। उसने शोर मचाया और पूछा कि कौन उसे ब्लेसिंग देगा, लेकिन तभी एक बड़ा सा फायर बॉल वेदी से बाहर निकला। ईथन ने सोचा कि ये अपने प्रीवियस लाइफ के इग्निस से कहीं बड़ा था। उस सोल ने कहा कि आर्डन फैमिली के ब्लड लाइन पूजा करो, क्या तुमने मुझे बुलाया है? तभी ईथन ने जवाब दिया, हाँ, मैं आपका ब्लेसिंग चाहता हूँ, जो एक फायर एम्परर है। अचानक ईथन खुद को अपनी इंटरनल वर्ल्ड में पाया। एक रेड कलर की फायर बॉल उसके सामने आकर एक ह्यूमन रूप में बदल गया। फायर एम्परर रोरोसा ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और ईथन को बताया कि वो अपनी इंटरनल वर्ल्ड में है, जहाँ वो स्पिरिट बताती है। रोरोसा ने ये महसूस किया कि ईथन अपनी बॉडी पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा था, तो ईथन ने माफी मांगी और समझाया कि उसने सोचा कि अगर वो एम्परर की पावर और अपने कंट्रोल को मिला ले तो ये और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा। उसने ये भी सोचा कि फायर एम्परर के लिए एक प्यारा नाम था। तभी रोरोसा मुस्कुराया और कहा कि ईथन इंटरेस्टिंग है, इसलिए उसको एक मौका दिया गया। अगर ईथन फायर एम्परर की थोड़ी सी भी पावर कंट्रोल करने में सक्षम होता है तो वो उसकी इच्छा पूरी करेगा और उसे एक बिग ब्लेसिंग देगा। फायर एम्परर ने ईथन को उसकी रिस्पॉन्स दिखाने को कहा। ये सुनने के बाद ईथन पूरा ट्राई करने की कोशिश किया। ईथन के इंटरनल वर्ल्ड के बाहर मायरस और ग्रैंड डचेस टेंशन में थे, क्योंकि वो उसे फायर सोल से घिरा हुआ और हवा में तैरते हुए देख रहे थे। मायरस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे विश्वास था कि उसका बड़ा भाई सक्षम होगा। इसी बीच ईथन पूरी तरह से मेडिटेशन में था, अपने प्रीवियस लाइफ के एक्सपीरियंस को याद करते हुए, जब वो एक ट्रांसेंडेंट के रूप में फायर पर शासन करता था और ब्लैक फ्लेम को सांस में खींचता था। काफी प्रॉब्लम्स के बाद उसने एम्परर की पावर पर थोड़ा सा कंट्रोल किया। उसने फायर एम्परर से कहा कि उसने जीत हासिल कर ली। फायर एम्परर ने आंसर किया कि भले ही ये थोड़ा सा था, ये सोचकर कि कोई ह्यूमन उसकी पावर को कंट्रोल कर सकता था तो ये बहुत ज्यादा अमेजिंग था। जैसा कि उसने वादा किया था, उसने ईथन को उसकी इच्छा अनुसार सब कुछ दिया। उसने एम्परर की पावर को सफलतापूर्वक एब्जॉर्ब किया। एम्परर ने उससे पूछा कि क्या वो इससे सेटिस्फाई था, तो ईथन ने कहा कि वो इससे सेटिस्फाइड था। फिर उसने अपने भाई और बहनों को भी ब्लेसिंग देने का रिक्वेस्ट किया। फायर एम्परर ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट की। उसने ईथन को फायर का चाइल्ड कहा और कहा कि ये बहुत ज्यादा मजेदार था और वो फिर मिलेंगे। ईथन अपने भाइयों की अजीब किस्मत पर सोच रहा था। उसने अपने स्केलेटन सिस्टम को सुधार लिया था और अपने नसों में 90 से भी ज्यादा की इम्प्योरिटी निकाल दी थी। ना कि वो ये दावा करने पर आत्मविश्वास कर रहा था कि उसके पास आइलैंड का सबसे अच्छा बॉडी है। मायरस और उसकी बहन को ऐसा करने में टाइम लगेगा। ईथन इस फायर को कंट्रोल करने का ट्रेनिंग करेगा जब तक कि वो उस लेवल तक नहीं पहुंच जाता। हांस इस सीन से चौंका हुआ था, ये विश्वास करते हुए कि उसने वो देखा था जो सिर्फ लेजेंड्स में सुना था। एम्परर की सोल उसने एक अकेले भयंकर आर्क ड्यूक की रिपोर्ट दी थी, लेकिन अब उसने एम्परर का भी ब्लेसिंग प्राप्त किया था। वो अब जानता था कि उसे वहाँ क्यों लाया गया था और उसे ये तय करना था कि वो आखिर किस साइड पर खड़ा होगा। ईथन ने फिर अपने भाई बहनों को बताया कि फायर का ब्लेसिंग उनकी हड्डियों, मांसपेशियों, नसों और हर चीज को बदल देता है। मायरस अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि इतनी सारी चीजें बदल गई थी और उसने फायर एम्परर की अनबिलीवेबल पावर का भी मेंशन किया। ईथन ने सोचा कि एम्परर से सीधे ब्लेसिंग प्राप्त करना उसके उम्मीद से कहीं ज्यादा प्रॉफिट था और वो अपने प्रीवियस लाइफ की यादों के लिए आभारी था। अचानक मायरस ने ईथन से पूछा कि क्या ब्लेसिंग मिलने के बाद इतनी भूख लगना नॉर्मल था, तो ईथन ने कहा हाँ और सुझाव दिया कि वो बाहर जाकर
जाके कुछ खाएं। एक रेस्ट प्लेस में जहाँ पर उन लोगों ने खाना खाया, ईथन, मायरस और हांस बाहर गए। मायरस हंटिंग के ग्राउंड के पास एक झोपड़ी को देखकर कहा कि तभी हांस ने जवाब दिया कि वो अपनी स्किल के कारण इसे देख सका। मायरस ने ईथन से पूछा कि वो कहाँ जा रहे थे और क्या अभी कुछ था उन्हें चौंका देगा। ईथन ने जवाब दिया कि वो कुछ दिखाएगा जो उन्हें हैरान कर देगा। तीनों ने एक रूम में एंटर किया जहां हांस ने रूम के अंदर बहुत सी कीमती चीजें देखी और चौंक गया। ईथन ने उससे पूछा कि क्या वो जानता था कि वो क्या था, तो हांस ने जवाब दिया कि ये पीकॉक की खाल थी जो इतनी रेयर और हाई क्वालिटी वाली थी कि कैपिटल में भी उनकी छोटी लड़कियां इसे भी खरीद नहीं सकती थी। ईथन ने हांस को ऑर्डर दिया कि एक ट्रस्टेड बिजनेसमैन से इस सामान को बेचने के लिए कहे और उन्हें सभी आइटम्स को ले जाने का ऑर्डर दिया क्योंकि वो नीचे जा रहे थे। अगले दिन ड्यूक फैमिली और हांस घर पर लौट आए। ईथन अपने डेस्क पर बैठा था जब हांस उसे पुकारा और पूछा कि क्या वो अंदर आ सकता था। उसने ईथन को इन्फॉर्म किया कि उसने उन आइटम्स को बेचने के लिए एक बिजनेसमैन ग्रुप को ढूंढ लिया था। जब ईथन ने पूछा कि वो कौन सा ग्रुप था तो हांस ने बताया कि वो माइसेस नाम का एक बिजनेसमैन ग्रुप था। माइसेस सुनकर ईथन चौंका और हांस को तुरंत उनसे मिलवाने के लिए कहा, जिससे हांस उलझन में पड़ गया। ईथन गेस्ट रूम में एंटर किया और देरी के लिए माफी मांगी तो वो गेस्ट ने कहा कि कोई बात नहीं और ईथन को थैंक यू किया। गेस्ट ने खुद को माइकलिन माइसेस का लीडर बताया। ईथन ने कहा कि वो चाहता था कि गेस्ट अपना असली नाम बताए क्योंकि उनकी डील विश्वास पर आधारित थी। उसे अपने पिता मार्किस वापस से सुना था कि गेस्ट ने कुछ सालों के लिए इंडिपेंडेंट प्राप्त करने की परंपरा अपनाई थी, शायद अपनी पहचान छुपाने के लिए और विश्वास बनाने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए। लेकिन तभी गेस्ट ने कहा, मुझे लगता है कि आप गलत समझ रहे हैं। तो ईथन ने पूछा कि क्या वो सीक्रेट ब्लड रात में वास्तविकता के मुखौटों के बारे में गलत था। ये सुनकर वो गेस्ट चौंक गया, ये सोचते हुए कि उसने 3 साल पहले इंडिपेंडेंस हो जाने के बाद अपनी वॉइस को बदल लिया था ताकि यहाँ तक कि किंग भी इसे पहचान ना सके। ईथन ने सोचा कि उसने इसे अपने प्रीवियस लाइफ में सुना था। उस गेस्ट ने ईथन की नॉलेज और समझदारी की अप्रिशिएट की और फिर खुद को जेरोन बेबोस के रूप में फिर से इंट्रोडक्शन दिया। ईथन ने उसका वेलकम किया और कहा, नमस्ते जेरोन बेबोस, एक छोटे फैमिली के चीफ। ईथन ने फिर जेरोन से कहा कि जो वो बेच रहे थे वो उसके एक्सपीरियंस के लिए कोई मदद नहीं करेगा और पूछा क्या उसे मेडिसिन बनाने में इंटरेस्ट है। जेरोन को ये सुनकर हैरानी हुई कि ईथन को इसके बारे में पता था। ईथन ने उसे बताया कि कुछ सिचुएशन घटित थी और ये इंफॉर्मेशन उसके हाथों में आ गया था। उसने आगे कहा कि अपने प्रीवियस लाइफ में वाइवेरियंस के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत से लोगों ने परिवार के विजन टेक्निक को लोअर लेवल को रिवील किया था जिसमें मेडिसिन बनाने की स्किल भी थी। इसी प्रकार जो लोग इसे बनाने के बारे में जानते थे वो सिर्फ वो और उनकी डायरेक्ट ब्लड लाइन यानी वो खुद थे। उसने ये भी बताया कि बेबिस मार्किस फैमिली ने अपनी सारी संपत्ति आर्डन को समर्थन देने में लगा दी थी जिससे वो एकमात्र ऐसे लोग थे जिन पर वो बिलीव कर सकते थे। जेरॉन उलझन में था और उसने पूछा कि ईथन ने अपने फैमिली को क्यों चुना। तभी ईथन ने जवाब दिया कि 15 साल पहले मार्किस फैमिली ने वाइवेरियंस के खिलाफ वॉर के दौरान अपनी सारी संपत्ति आर्डन को सहायता देने के लिए खर्च कर दी थी जिससे वो फिर से कंस्ट्रक्शन कर सके। ईथन ने ये भी कहा कि ये एक मजेदार बातचीत थी, कैसे दो फैमिली जो वॉर में खून बहा चुके थे, जो अब अपनी पावर को खो रहे थे और डाउनफॉल में जा रहे थे, जबकि जो कीड़े पीछे हुए थे वो गिर चुके लोगों के मांस पर मस्ती कर रहे थे। उसने ये भी मेंशन किया कि 7 महीने बाद वो फैमिली चीफ बनने वाला था और उससे पहले वो सभी विश्वासघातियों का सफाया कर देगा। ईथन को उम्मीद थी कि मार्किस एक बार फिर आर्डन की मदद करेगा। आर्डन इस बात पर हैरान था और सोच रहा था कि ये वही पर्सन है जिसने 10 साल बाद जागा था, लेकिन आर्कड्यूक को जिन पावर का सामना करना
था वो सिर्फ 10 कलेक्टर नहीं थे, बल्कि एम्पायर में 7 ऐसे फैमिली थे जो आर्डन के सम्मान और अनप्रेसिडेंटेड स्टेबिलिटी के लिए ईर्ष्या करते थे। ये 7 फैमिली कलेक्टर को आर्डन के खिलाफ मदद देने के लिए सहारा दे रहे थे। ये पहले से ही पॉपुलर ट्रूथ था। जेरोन को ईथन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपने थिंकिंग में बहुत ज्यादा संकोच था, क्योंकि ये उसके सामने आने वाली कठिनाइयों को बढ़ा सकता था। ईथन ने उसे समझाया कि वो क्यों इस प्रस्ताव पर सोच रहा था और ये उसके लिए एक बुरा डील नहीं था। फिर अचानक ईथन ने अपना हाथ काटा, जिससे जेरोन हैरान हो गया। ईथन ने उसे बताया कि ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था और बताया कि ये स्पेशल मेडिसिन की इफेक्टिवनेस एक लोअर मेडिसिन की बराबर थी, लेकिन इसे बनाने में सिर्फ लगभग एक नॉर्मल मेडिसिन की 10% थी। जेरोन को बिलीव नहीं हुआ कि इसे बनाने की कीमत सिर्फ 10% थी, लेकिन उसने ये महसूस किया कि उसे हर्ब के रेशो और टाइम को सही से कैलकुलेशन करना होगा। ईथन ने उसे फिर बताया कि वो मेडिसिन बनाने के अलावा वो अदर कंस्ट्रक्शन स्टेप भी जानता था। अगर रेजान इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो वो उसे सभी आइटम्स फ्री में देगा। उसने कहा कि जेरोन को बस अब वोटिंग करवाना था। जेरोन ने इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया, सोचते हुए कि आर्डन के साथ समझौता करना बेहतर था, बजाय इसके कि वो अपने परिवार की रिस्पेक्ट और डाउनफॉल को देखे। हांस ने ईथन को इन्फॉर्म किया कि बेरोन ने सैनिकों की संख्या की सीमा तोड़ दी है और रेड स्कॉर्पियन को पूरे शहर में तैनात किया है। अधिकतम कर दर्द का उपयोग किया जा रहा था और बेरोन पब्लिक से सेफ्टी मनी के नाम पर शोषण कर रहा था। ईथन ने गुस्से में आकर कहा कि बेरोन उन लोगों को धमका रहा था जिन्होंने उसे भर्ती किया था और सेफ्टी मनी ले रहा था। फिर उसने हांस को डॉक्यूमेंट सौंपने को कहा और पूछा कि कौन लोअर शहर में टैक्स का प्रबंध कर रहा था। हांस ने आंसर किया कि टैक्सों का मैनेजमेंट सेनो नोबल हिमस नाम का पर्सन कर रहा था, जो बेरोन कारगस का करीबी कॉन्फिडेंट था। हिमस के ठिकाने का पता चलने पर वो तुरंत निकल पड़े। ईथन ने सोचा कि बेरोन कारगस के फैमिली को खत्म करने में 4 महीने लगेंगे, लेकिन फायर एम्परर से मिलने के बाद ये बहुत लंबा टाइम था। उसने पहले हिम्मस को डिस्ट्रॉय करने का इरादा किया। बारूस के कहीं हिम्मस अपने सुरक्षा दलों के साथ टैक्स इकट्ठा कर रहा था जब एक ओल्ड पर्सन जो एक कस्टम अधिकारी था उसके पास आया और उसे बताया कि उनके पास थोड़ा सा पैसा कम था। हिम्मस गुस्से में आ गया और उससे कहा कि हेड ने पूरी तरह से टैक्स नहीं भरा। बेहिचक ये कह दिया कि उन्होंने रेड स्कॉर्पियन को खत्म टैक्स दिया था, हालांकि वो ओल्ड पर्सन सच्चाई जानता था। तभी ईथन और हांस उस छोटे से गांव में पहुंचे। हांस ने चिल्लाते हुए कहा कि ये वही पर्सन था जिसने ईथन को इंफॉर्मेशन दी थी जो टैक्स को कलेक्ट कर रहा है। ईथन ने टैक्स कलेक्ट करने वाले पर्सन और उसके साथियों को देखा और उसमें से एक सेफ्टी नाइट था और ईथन ने एक अननोन मेना को सेंस किया। उसने सोचा कि ईथन के पास थोड़ा सा मेना था, लेकिन जिस बदलाव से ईथन ने उसे घेर रखा था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। हिम्मस ने सेफ्टी नाइट से कहा। तभी वो नाइट ईथन को रोकने के लिए कहा और कहा कि वो बेरोन फैमिली के न्याय में इंटरफेयर करने के लिए दंडित करेगा। ईथन ने अपनी सोट को खींचा और ये अनाउंस किया कि वो गांव को लूटने के लिए अत्याचार टैक्स वसूल रहे थे। फिर ईथन ने अपने अटैक स्पीड को बढ़ाई और नाइट की ओर टूट पड़ा। नाइट ईथन की स्पीड को पकड़ने में कैपेबल नहीं था, इसलिए उसने अपनी मेना का यूज किया, ये सोचते हुए कि ईथन का अटैक सीधा था और उसे बस डिफेंस और अटैक करने की जरूरत थी। लेकिन नाइट ने ये नहीं सोचा था कि ईथन बीच में ही अपने अटैक पैटर्न को ही बदल देगा। ईथन ने अपनी डायरेक्शन को बदलते हुए नाइट को एक ही अटैक में हरा दिया। टैक्स चीफ और अदर सैनिक इस सीन को देखकर हैरान रह गए। हिम्मस ने सोल्जर्स को ईथन पर अटैक करने का ऑर्डर दिया, लेकिन हांस ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि ये व्यर्थ होगा क्योंकि ये आर्कड्यूक थे और सैनिकों से अपने वेपन
हांस को डालने के लिए कहा। उस सैनिकों ने ऑर्डर का पालन किया। मारुको सिटी में हिम्मस के मेंशन में ईथन और हांस टैक्स कलेक्टर के साथ थे। हिम्मस ने कहा कि बेरन कार्गस ने उन्हें और भी ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने का ऑर्डर दिया था। उसने कहा कि सभी ट्रांजैक्शन उनके पर्सनल बुक में था। इसी के साथ ही ईथन ने बेरोन कार्गस के खिलाफ एक और सबूत इकट्ठा कर लिया था। इसी बीच बेरोन किसी से बात कर रहा था और उसकी बातचीत से ये पता चला कि अदर्स फैमिली उसे जाल में फंसाकर छोड़ने के लिए तैयार थे, जिससे बेरोन को गुस्सा आ गया। इसी टाइम पर एक लेटर आया जिसमें टैक्स कलेक्शन के बारे में जानकारी थी। बेरोन के पास अदर कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसने आर्कड्यूक को अपने मेंशन में बुलाने का फैसला किया और अब उसे एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मानने लगा। उसने उससे कहा कि फैमिली लाइन को भेजने की तैयारी करे और बताया कि वो 3 कारणों से उसे भेज रहा था। पहला, 2 उत्तराधिकारी बचे थे क्योंकि टेरन चला गया था। दूसरा, वो ईथन को फैमिली का चीफ बनने से रोकने की कोशिश करेंगे। और तीसरा, अगर मायरस उनका साथ निभाने का दिखावा करता है तो उसे बहुत बड़ा समर्थन मिलेगा। मायरस पूरी तरह से ईथन की योजना को समझ गया। ईथन को अपने भाई की चिंता हो रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक था कि मायरस दुश्मनों की ओर से खड़ा हो सकता है, लेकिन मायरस ने उसे समझाया कि वो वहाँ पर ठीक रहेगा। जाने से पहले ग्रैंड डचेस ने मायरस को उसकी तैयारी की कमी के लिए डांटा। ईथन ने मायरस से कहा कि वो उस पर बिलीव करता है, लेकिन फिर भी उसे सावधान रहने की सलाह दी। फिर मायरस और हंस अपनी यात्रा पे निकल पड़े। उसी टाइम पर एक गाड़ी आर्कड्यूक के मेंशन पर बढ़ रही थी जिसमें 2 लोग बैठे थे जो सड़क की खराब हालत पर शिकायत कर रहे थे। पीले बालों वाला लड़का दूसरे आदमी से, जिसका नाम सूरान था, ये पूछ रहा था कि ये पे कितना था। सूरान ने जवाब दिया कि बेरोन कार्गस ने 10 सोने की मुद्राएं दी थी, लेकिन वो यंग पर्सन ने कहा कि वो सिर्फ 10 सोने के सिक्के ही देगा। जिस पर सूरान ने पूछा कि अगर आर्कड्यूक गुस्से में आ गए तो क्या होगा। येलो हेयर वाले लड़के ने आत्मविश्वास से कहा कि वो 3 स्टार का नाइट है, इसलिए उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी बीच ईथन अपने ट्रेनिंग के दौरान ये सोच रहा था कि आखिर उसका दूसरा भाई कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ। वो बहुत ज्यादा निराश था कि वो उसे नहीं ढूंढ पा रहा था। अचानक वहाँ पर एक गाड़ी रुकी और येलो हेयर वाला लड़का बाहर निकला। ईथन ने उससे पूछा कि वो कौन था, लेकिन उस पर्सन ने घमंड से कहा कि ये लो 10 सोने की मुद्राएं। ईथन ने तभी उसके ऊपर एक जोरदार घूसा मारा और कहा कि कब से बेरोन फैमिली ड्यूक फैमिली से ऊपर हो गई। तभी ईथन उस पर्सन को उसके कॉलर से ऊपर उठा दिया और फिर उससे पूछा कि वो क्या कह रहा था। और जब उसने बेरोन कार्गस कहा तो उसे फिर से घूसा मारा। वो पर्सन अपनी मैना रिलीज करने लगा। तभी ईथन ने सप्रेस टेक्निक का यूज किया जिससे वो फिर से गिर गया। ईथन ने कहा कि क्या उसे कोई दर्द हो रहा है। वो ये महसूस कर पा रहा था कि वो अपने मैना को रिलीज नहीं कर पा रहा था। बेरोन के बेटे ने ईथन से पूछा कि उसने क्या किया। ईथन ने बताया कि इस पर्सन की मैंने मैना को ब्लॉक कर दिया और कहा कि जो लोग दूसरे की स्क्रोल चुरा कर सीखते हैं वो मैना टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे। गुस्से में आकर ईथन पर उसने अटैक किया, लेकिन ईथन ने उसे फिर से हरा दिया। फिर उसने सर्वेंट से पूछा कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्यों आए थे। तभी वो सर्वेंट कहता है कि यहाँ पर एक इनविटेशन लेटर और समर्थन वैल्यू लेकर आए थे। अगले दिन ईथन वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा था। उसकी बहन ने पूछा कि क्या वो ठीक रहेगा, लेकिन ईथन ने आंसर किया कि वो ठीक रहेगा क्योंकि उसे इनविटेशन मिला था। बेरोन के मेंशन में जाते हुए ईथन सोचा कि जो भी बेरोन करने की कोशिश करेगा उसका पनिशमेंट तो पहले से ही तय है। हालांकि बेरोन ने इनविटेशन भेजा था, इसका मतलब था कि उसके पास कोई खास योजना हो सकती है। पोएरिट बेरोन कार्गस के ऑफिस के आसपास एक छोटा सा गांव था जो अपनी चमचमाती बाहरी चमक से भरा हुआ था, लेकिन लोगों की निराशा और तबाही इन्हीं के बीच में छुपी हुई थी। इस सिटी को सिर्फ ड्यूक आर्डन फैमिली नफरत करता था, जिनके बलिदान किए गए खून से भूमि ग्रोन रही थी। ईथन अपनी मंजिल पर पहुंचा और अचानक एक आदमी ने उससे पूछा कि क्या वो गेस्ट था और उसने पूछा कि तीसरे बेटे का क्या हुआ। ईथन ने उसे चुनौती दी और वही आदमी जिसका बाल पर्पल था गुस्से में आकर ईथन का कॉलर पकड़ लिया। उसने कहा कि वो ईथन का रवैये को ठीक कर देगा। ईथन ने
बेरोन के तीसरे बेटे को देखा और उसे लात मारी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने ईथन का अटैक को नहीं देख पाया और ईथन ने उसे उठाकर उसके भाई के पास फेंक दिया। ये देखकर बेरोन का बेटा गुस्से में आ गया और ईथन से पूछा कि क्या उसने ही मेरे छोटे भाई को इस हालत में डाला है। हंसी उड़ाते हुए ईथन ने आंसर किया कि और कौन होता है। बेरोन के बेटे ने अपनी तलवार खींची और ईथन पर अटैक किया, ये सोचकर कि वो उसे मार डालेगा। ईथन ने महसूस किया कि उसका अपोनेंट 4 स्टार के टेक्निक का यूज कर रहा था। अपोनेंट ने अपनी तलवार घुमाई, लेकिन ईथन उसके अटैक से बचते हुए उसी को पकड़ लिया और उसके बालों को पकड़ा और जमीन पर गिरा दिया। और उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जमीन पर क्रैक पड़ गए। अपोनेंट वहीं पर जमीन पे पड़ा रहा और तभी ईथन ने अनाउंस किया कि उसका अगला अटैक इन दोनों को खत्म कर देगा। भी किसी ने चिल्लाते हुए ईथन को रुकने के लिए कहा। तभी एक नाइट आया और ईथन पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन ईथन ने उसे रोक लिया। उस पर्सन ने खुद को बेरोन फैमिली के नाइट के ग्रैंड मास्टर मैनहाटन के रूप में इंट्रोडक्शन दिया और ईथन को चेतावनी दी कि अगर उसने अपनी थोड़ी सी थिंकिंग नहीं दिखाई तो तब वो फाइट का यूज करेगा। ने उससे पूछा कि क्या एक ड्यूक फैमिली के डायरेक्ट ब्लड लाइन पर तलवार उठाना क्या सही था। ईथन ने ग्रैंड मास्टर नाइट को बताया कि अगर वो फाइट का ही यूज करना चाहता है तो उसे पहले एक गुंडे से बेहतर होना चाहिए। ग्रैंड मास्टर नाइट ने उसकी वार्निंग को एक्सेप्ट किया और ईथन पर अटैक कर दिया। दोनों के बीच में तलवारों का टकराव हुआ। एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक करते हुए नाइट ने एक और अटैक किया, लेकिन ईथन उसके अटैक को अवॉइड करते हुए उसे कहा कि उसने सोचा कि ये जो नाइट है ये बहुत ज्यादा स्किल था। ईथन और नाइट का ट्रबल जारी रहा और नाइट ने सोचा कि उसने ईथन के विजन को ब्लॉक कर दिया था और उसे दबाव लिया था बिना उसे नुकसान पहुंचाए। लेकिन अचानक ईथन की तलवार नाइट की ओर बढ़ी, जिससे नाइट को ये महसूस हुआ कि वो मरने वाला है, लेकिन ईथन ने अपनी स्वॉर्ड को घुमा लिया। नाइट ये सोचने लगा कि क्या ईथन ने जानबूझकर उसे छोड़ दिया था। तभी वहाँ पर एक लेडी आई और अपने तीसरे बेटे को पकड़ते हुए गुस्से में ईथन से पूछा कि उसने उसे क्यों छुआ। उस लेडी ने ग्रैंड मास्टर नाइट से ईथन को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया। तभी बेरोन कार्गस वहाँ पर आके उन नाइट्स को रोकने के लिए कहा और सर मैनहट्टन ने कहा कि वो उनकी बेटे और पत्नी का ख्याल रखेंगे। तभी बेरोन ने ईथन से कहा कि काफी टाइम हो गया जब वो लोग मिले थे और उसने रिक्वेस्ट किया कि वो वही उसके बेटे को जो जमीन पर पड़ा हुआ था उसे सौंप दे। ईथन ने उसके रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया और ये बताया कि वो जो पर्सन जो ड्यूक फैमिली के कानूनों को नजरअंदाज करेगा और आर्डन के गले पर स्वॉर्ड उठाएगा उसकी पनिशमेंट काफी सीरियस होती है। इस मामले में इसे एग्जीक्यूशन माना जाएगा। बेरोन ने शांत होने का रिक्वेस्ट किया और अपने बेटे की तरफ से माफी मांगी। फिर उसने ये भी कहा कि भले ही ईथन को छूट मिली हो, अब ड्यूक के कानून के पीछे कोई भी पावर नहीं रही और अब सीनेट ड्यूक फैमिली का केंद्र बन चुका था। बेरोन ने ये सुझाव दिया कि वह अपने बीच के गलतफहमियों को दूर करे और एकजुट हो जाए। बेरोन ने सोचा था कि ईथन ने उसके बेटे को मार डाला होगा, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया था। बेरोन ने गुस्से में आकर वार्निंग दिया कि वो उसकी सहन शक्ति का परीक्षा ना ले और अपने बेटे को छोड़कर माफी मांगने के लिए कहे। ईथन ने बेरोन के बेटे को पकड़ा और ये अनाउंस किया कि वो पूरे कार्गस बेरोन फैमिली को खत्म करने की प्लान बना रहा है। बेरोन के बेटे को बेरोन की ओर फेंकते हुए उसे ब्लेम किया कि उसने एक वफादार समझौते को तोड़ा है और डायरेक्ट फैमिली को छिपाने के लिए धमकाया है। ईथन ने अनाउंस किया कि अब से बेरोन के ऊपर देशद्रोही का आरोप लगेगा, उसकी सारी संपत्ति और अधिकारों को छीन लिया जाएगा और उसका रिवॉर्ड और महल भी छीन लिया जाएगा। बेरोन ने अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि वो आर्कड्यूक को दबा दे, जैसा कि उनका प्लान था, ताकि वो फिर कभी उनके मामले में इंटरफेयर ना कर सके। ईथन जानता था कि बेरोन कुछ चालाक रणनीति बनाई होगी। इसी बीच हिडन एम्पायर की कैपिटल पैलेंटियम में एक मीटिंग हो रही थी जो एंड होने वाली थी और किंग ने पूछा कि क्या कुछ और जोड़ने की जरूरत है। तभी मार्किस ब्लोडिन जो बेसस फैमिली से थे ने रिस्पेक्टफुली बोलने की अनुमति मांगी, जिसे किंग ने एक्सेप्ट किया। किंग
हैरान था कि आर्कड्यूक और बेसस फैमिली ने कब और कैसे अलायंस किया। मार्किस ब्लोडिन ने किंग को ईथन का मैसेज पहुंचाया और बताया कि बैरोन कार्गस ने वफादारी समझौते का उल्लंघन किया है, जैसे कि टैक्स लिमिट का और सीक्रेट सोल्जर का ग्रुप, और इसी के साथ में ड्यूक फैमिली की जो टेक्निक है वो सीक्रेटली रूप से बेचना और उसी के साथ में लीक करना, और ये सभी के सभी अपराध दिखाई दे रहे थे। आर्कड्यूक ने मेंसन को जब्त करने का रिक्वेस्ट किया था। मार्किस ब्लोडिन ने देखा कि एम्पायर के 7 फैमिली खुश नहीं थे और किंग ये सोच रहा था कि उसे किसके साइड रहना चाहिए, 7 फैमिली के साथ जो सपोर्टर थे या फिर उस लेजेंड के साथ जो किंगडम के पेट्रोन आर्डन थे। किंग ने सभी सिचुएशन को क्लियर किया और किसी भी साइड के साथ न जाने का निर्णय लिया, ये कहते हुए कि ये उसका डिसीजन नहीं था। आर्डन पहले ही सीनेट से हटा दिए गए थे, लेकिन ये सिर्फ एक फैमिली मुद्दा था, इसीलिए इसमें किंग का कोई भी इंटरफेयर नहीं था। उसने ये भी कहा कि उन्हें आर्कड्यूक पर विश्वास रखना चाहिए और इस मुद्दे को अपने तरीके से हल करना चाहिए। मार्किस बेबेस ने आंसर दिया, जैसा कि किंग कहे वैसा ही होगा, मैं ये मैसेज आर्कड्यूक तक पहुंचा दूंगा। किंग के आंसर को सुनकर मार्किस बेबेस ने सोचा कि किंग ने आर्डन को छोड़ दिया है। मेंसन के अंदर बैरोन की वाइफ रो रही थी, जबकि सर मैनहट्टन ने सर्वेंट से खिड़कियां बंद करने और वाइफ के लिए गर्मा गर्म चाय लाने का ऑर्डर दिया। फिर उसने एक अदर सर्वेंट से कहा कि वो बैरोन के पास वापस लौट रहा है और सर्वेंट ने उसे सावधान रहने की याद दिलाई। ग्रैंड मास्टर सोच रहा था कि कुछ गड़बड़ है, ये सोचते हुए कि ईथन ने उसे क्यों नहीं मारा। ईथन बैरोन के नाइट से लड़ा, जिनमें से एक ने ईथन पर अटैक करने का मौका देखा, लेकिन ईथन बाल बाल बचा। एक तीसरे नाइट ने ईथन के ऊपर से अटैक किया और ईथन ने अपनी शॉट से अपने आप को डिफेंस कर लिया और पीछे कूद गया। बैरोन ने सोचा कि उसके नाइट आर्कड्यूक के खिलाफ अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। सर मैनहट्टन बैरोन के पास आ गया और उसे इन्फॉर्म किया कि उसके वाइफ को सेफ प्लेस पर पहुंचा दिया है। बैरोन ने कहा कि शायद अब उसे फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सर मैनहट्टन ने सोचा कि आर्कड्यूक नाइट्स को हल्के में ले रहे हैं। ईथन ने एक लंबी छलांग लगाई और एनिमीज का अनुमान लगाया और अटैक कर दिया और बहुत से नाइट इंजर्ड हो गए। बैरोन ने सोचा कि आखिर ईथन ने ये टेक्निक कहाँ से सीखी। उसने ईथन को चेतावनी दी कि वो नहीं बच पाएगा, ये कहते हुए कि अब से आर्कड्यूक को काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा और ना सिर्फ 10 सालों के लिए बल्कि हमेशा के लिए। ईथन ने अपनी नेक्स्ट मूव के लिए तैयारी की, ये कहते हुए कि टेक्निक एक रेंज एरिया में फैलेगी और उसे निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ईथन ने एक बिग रेड कलर की मैना का लॉन्च किया जो पूरे ग्राउंड को घेर लिया। बैरोन को महसूस हुआ कि ईथन से निकलने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा तेज है। ग्रैंड मास्टर ने यह महसूस किया कि यह बहुत ज्यादा खतरनाक था और उसने नाइट को बचने का ऑर्डर दिया। ईथन ने अपने फाइनल अटैक का दूसरे रूप से इस्तेमाल किया, जिसके रिजल्ट में बैरोन के चीफ आधे नाइट में कट गए। कुछ नाइट बच गए लेकिन अधिकतम मारे गए। ग्रैंड मास्टर ने बैरोन को प्रोटेक्ट किया और हैरान था कि उसने जो देखा वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। हालांकि ईथन ने बस थोड़ी सी ही मैना का यूज किया था और बैरोन को बिलीव नहीं हो रहा था कि उनकी एलिट नाइट एक ही अटैक में हार गई थी। ईथन अपने फिजिकल लिमिट तक पहुंच चुका था, उसकी मैना लगभग खत्म हो चुकी थी और अगर उसे फायर मोनार्क का ब्लेसिंग नहीं मिलता तो वो वहीं पर गिर पड़ता। फिर ईथन ने बैरोन के पास जाकर चेतावनी दी कि अब वो अगला होगा और ये कहा कि ड्यूक फैमिली को इतने लंबे टाइम तक तुच्छ समझने का पाप हल्का नहीं होगा। बैरोन डर के मारे नाइट से कहा कि ईथन अब थका हुआ है और जो भी आर्कड्यूक को हराएगा उसे अच्छा इनाम मिलेगा। ग्रैंड मास्टर मैनहट्टन डर के मारे पसीना बहा रहा था, ये सोचते हुए कि यह इम्पॉसिबल था। जो स्किल ईथन ने दिखाया वो न केवल पावरफुल था बल्कि उसने अपने टारगेट को भी एकदम एक्यूरेट पाया था, जो उसने कभी नहीं देखा। जो नाइट बचे थे वो अब महसूस कर रहे थे कि उनके और आर्कड्यूक के बीच में कितना बड़ा पावर गैप था और अगर वो उठ भी गए तो वो इतनी मूर्खता नहीं करेंगे कि वो तलवार उठाए। ईथन ने
ग्रैंड मास्टर से पूछा कि क्या वो फिर से फाइट करना चाहता है, तो ग्रैंड मास्टर ने जवाब दिया कि वो पहले ही हार चुका था। ईथन ने बेरोन पर अटैक किया जिससे वो बेहोश हो गया। ग्रैंड मास्टर मैनहट्टन जल्दी से बेरोन की सिचुएशन का पता लगाने के लिए दौड़ पड़ा। ईथन ने उसे ऑर्डर दिया कि बेरोन को कारागाह में बंद कर दे और उस पर नजर रखे। ग्रैंड मास्टर हैरान था और उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने मास्टर को अपने हाथों से ही बंद कर दूं? उसने ये भी कहा कि वो एक नाइट है और नाइट के कोड का पालन करता है। ईथन ने आंसर किया कि वो इस डिसीजन को उसके ऊपर सौंप रहा था क्योंकि वो एक लॉयल नाइट था। बेरोन ने पहले ही अपने कर्तव्य से अपना खिताब खो दिया था और कानून के अनुसार अगर वो भागने में सफल हुआ तो उसके फैमिली के सभी सदस्य को मार दिया जाएगा। ईथन ने ये भी कहा कि अगर वो वफादार नाइट था तो उसे अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए। ग्रैंड मास्टर ने एक्सेप्ट किया कि वो ईथन के ऑर्डर को फॉलो करेगा और बेरोन को कारागाह में भेज दिया गया और वो शोर मचाते हुए चिल्लाने लगा, कारागाह खोलो। ईथन ने सर मैनहट्टन से कहा कि बाकी का काम उसे सौंप दिया है। जैसे ही ईथन जाने वाला था, सर मैनहट्टन ने पूछा कि क्यों उसे और कुछ चुने हुए नाइट को हमले से बचा लिया गया जबकि वो बेरोन हेल्मटन का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। तभी ईथन कहता है कि तलवार दिल की बात कहती है और ये बताता है कि उसने शायद ये पहले सुना होगा कि नाइट अपने तलवारों से बात करते हैं। तभी जिनसे वो मेना रस से अवेकन के बाद मिला वो एक जैसे थे। वो सभी ड्यूक फैमिली को दफनाना चाहते थे जिन्होंने उनके कंट्री को बचाया था। जैसे उन्होंने जो किया वो शर्मनाक था। उन्होंने सर मैनहट्टन और अदर नाइट से तलवार टकराने के बाद महसूस किया कि इस वर्ल्ड में अभी भी कुछ लोग हैं जो ड्यूक फैमिली का सम्मान करते हैं। ये कुछ उसे राहत दे रहा था और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये पछतावा था या फिर आकांक्षा। जो भी कारण हो, कम से कम कोई था जो आर्डन फैमिली की तलवार को याद करता और सम्मान करता था और यही ईथन के लिए पर्याप्त था। ईथन ने कहा कि वो बहुत कुछ बोल चुका है और फिर सर मैनहट्टन से कहा कि अब ये जगह उसे सौंप दी गई थी। ईथन बेरोन के वर्क प्लेस पर गया जहाँ पर एक पर्सन उसका वेलकम करने के लिए खड़ा था। उस पर्सन ने खुद को बेरोन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा बताया और उसका नाम रेमंड था। रेमंड ने कहा कि वो ईथन का इंतजार कर रहा था। ईथन ने उसके पास जाकर उसे समझाया कि शब्दों को सही तरीके से चुनना चाहिए। रेमंड ने सोचा कि वो अपने भाइयों और फादर से अलग था। रेमंड ने ईथन से पूछा कि क्या वो उसके साथ कोई सा समझौता करना चाहता था। ईथन मुस्कुराया और रेमंड का गला पकड़ा और उसे उठाकर कहा, समझौता तब किया जाता है जब दोनों साइड एक ही सिचुएशन में होते हैं। उसने याद दिलाया कि बेरोन फैमिली ने तलवार उठाई थी और आर्डन फैमिली के डायरेक्ट ब्लड लाइन पर विश्वासघात किया था। रेमंड सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि उसे मारने से पहले कुछ कहना होगा। उसने ईथन से कहा कि उसे किन सातवें फैमिली के बारे में जानकारी है। ईथन ने यह सुनकर रेमंड को नीचे गिरा दिया, उसे धमकी दी और कहा कि अगर उसने झूठ बोला तो वो उसे विश्वासघात के रूप में कारागाह में भेज देगा। रेमंड ने जवाब दिया कि ये एक्चुअली में सातवें परिवार से जुड़ा हुआ था और एक किताब ईथन को दी जिसमें समझौते से पहले की टेक्निक थी। रेमंड ने ईथन को बताया कि आर्डन फैमिली के समाप्त होने के बाद सातवें फैमिली ने ड्यूक की टेक्निक की मांग की थी क्योंकि वो पास के कंट्री से खतरों को रोकने के लिए अपने सोल्जर को रिबिल्ड करना चाहते थे। वॉर के कारण उनके जो सोल्जर थे वो वीक हो गए थे और सिर्फ आर्डन फैमिली के टेक्निक बुक को यूज करना चाहते थे। रेमंड ने ये भी बताया कि उनके पास की जितनी भी टेक्निक थी वो इतने ज्यादा ट्रिपिकल थी कि वो इसे समझ ही नहीं पाए और इसीलिए उन्हें सातवें परिवार से सिंप्लीफाइड वर्जन खरीदना पड़ा। ईथन को ये जानकर गुस्सा आया कि बेरोन फैमिली नासमझ थी। रेमंड ने आगे बताया कि हाई रैंक अनुवाद जैसे मेना ब्रीथिंग बहुत महंगे थे और इसीलिए नागरिकों पर अच्छा खासा टैक्स लगाया गया था। ईथन ने कहा कि ये बुक कचरा थी जिसमें सिर्फ डिफरेंस टेक्निक थे। बेशक अगर वो समझदार होते तो उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट चीज इतनी आसानी से नहीं दी होती। एंड में बेरोन फैमिली को सिर्फ यूज किया गया और सब कुछ खो दिया। ईथन ने कहा कि वो बेरोन फैमिली के बाकी के हिस्सों को छोड़ देगा लेकिन इसके बदले उसने ऑर्डर दिया कि उसे बेरोन
जेरोन के सभी अकाउंट ट्रांजैक्शन को लाना होगा और उसे मेंशन के बाहर तब तक इंतजार करना होगा जब तक उसे और भी ऑर्डर ना मिले। रेमंड ने यह सुनकर राहत महसूस की। ईथन को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ था। उसे लगा कि वो अभी अभी ट्रेनिंग ग्राउंड में था। तब अचानक ड्रैगन ने तलवार घुमाई और उसे इंजर्ड कर दिया। ईथन को लगा कि ड्रैगन ने उसे काट दिया, लेकिन उसने देखा कि एक नाइट ड्रैगन द्वारा काटा गया था। उसने महसूस किया कि वो अपनी पुरानी यादों में था। तभी एक पर्सन अचानक सामने आया और कहा, ये आर्कड्यूक के लिए एक बड़ा विनिंग है। ईथन ने पहचान लिया कि आखिर वो कौन था और बेरोन कार्गस का पुराना रूप देखा था। पुराना कार्गस ने कहा कि ईथन को मर जाना चाहिए था और नर्क में होना चाहिए था। अचानक दुनिया में लौटकर उठते हुए ईथन को वाइवेरियन जैसा महसूस हुआ। पुराना कार्गस ने पूछा कि क्या ये सही है तेरे लिए, और कहा कि ईथन बस एक आउटसाइडर है जैसे वो जिन्हें नापसंद करता था। उसने ये भी कहा कि उसे दुनिया की धारा को अकेले बदलने का हक नहीं है। ईथन ने चिल्लाया नहीं और कार्गस के बूथ को काट दिया। ईथन ने सोचा कि उसके भाई बहन मायरस और टेरिन जीवित हैं, जैसे प्रीवियस लाइफ में नहीं थे। ये फर्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया का प्रवाह सही था या गलत, वो अपनी फैमिली को किसी भी कीमत पर बचाएगा। अचानक ईथन ने किसी को चिल्लाते हुए सुना। एक बूढ़ा आदमी दरवाजे के सामने शोर मचा रहा था। वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि आर्कड्यूक उसे जानता था। आदमी ने जेरोन को पकड़ा और कहा कि वो आर्कड्यूक से मिलना चाहता था। जेरोन ने जवाब दिया कि वो भी एक गेस्ट था। ईथन उनके पास आया और पूछा कि क्या वो प्रिंस येन है। यह महसूस करते हुए कि जेरन भी वहीं पर था। बूढ़ा आदमी आर्कड्यूक को देखकर खुश हुआ। प्रिंस येन, जिसे ईथन के प्रीवियस लाइफ में जिसे डॉक्यूमेंट सेफ्टी के रूप में जाना जाता था, आर्डन फैमिली के इम्पोर्टेंट लोगों में से एक थे, जिसने अपने स्किल से आम आदमी से लेकर अकाउंटेंट तक ट्रेवल की थी। कोई सा भी प्रशासन वर्क उसके साथ 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लेता था। गेट के सामने हुई हलचल के बाद प्रिसियन शांत हो गए और ईथन को बताने लगे कि सभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिनमें वो खुद भी शामिल थे, सिर्फ ईथन का समर्थन करने की वजह से बाहर निकाल दिए गए थे। ईथन ने सोचा कि ड्यूक फैमिली को अंदर से तोड़ने के लिए पहले यूजफुल लोगों को बाहर किया गया था। अब वो किसी ऐसे पर्सन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों को संभाल सके। इसीलिए वो आभारी थे कि प्रिसियन ठीक टाइम पर आ गए थे। ईथन ने कहा कि उन्हें मिशेलिन से मिलवाए, जो ड्यूक फैमिली के लिए काम करने वाला एक बिजनेसमैन था। प्रिसियन ने जेरन से कहा कि वो शर्मिंदा थे, जिस पर जेरोन ने जवाब दिया कि कोई भी बात नहीं है। आर्कड्यूक का अचानक बेरोन फैमिली पर कब्जा कर लेना जेरोन के लिए बहुत हैरान करने वाला था। जेरोन को चिंता थी कि शायद सीनेट इसके बारे में कुछ कर सकता है, लेकिन ईथन ने कहा कि सीनेट के बारे में बात करना बंद करो। वो जगह ड्यूक आर्डन के परिवार की थी, आर्डन की जमीन थी। जेरन ने आंसर किया कि ये तभी था जब किंग ने ओनरशिप दिया होता। ईथन ने कहा कि ये सब बेरोन के फैमिली के सबसे बड़े बेटे से सुना था। हेल्पर फैमिली से लेकर 7वें फैमिली तक वो सब एक बड़ा सा तमाशा कर रहे थे। उसने जेरोन से पूछा कि क्या उसे आर्डन का सीधा वंश होने के बावजूद किंग से अनुमति की जरूरत थी, जिसने इसे इस हालत में पहुंचा दिया गया था। ईथन ने उसे चिंता न करने के लिए कहा और ये बताया कि जल्दी ही वो अच्छी खबर लाएगा। जेरन ने आभारी और कहा कि वो ईथन के कहने पर ब्रीथिंग करेगा। फिर उसने कहा कि वो ईथन के द्वारा सौंपे गए काम को करने के लिए वहां से चला गया।